हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एकदम नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो चैप्टर है इसे हम 4 पार्ट में डील करेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4। तो लेक्चर 1 में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस का। एंड आई एम श्योर कि ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद आपके जो क्वेश्चंस करने की टेक्निक है वो इम्प्रूव होने वाली है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इम्प्रूव होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ohm इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो एक यार जो वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टेंस जो हमें गिवन है वो कितना है, R है। ठीक है, मान लेते हैं उसकी लेंथ है L। लेट लेंथ इज L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको हमने लिख लिया A। शॉर्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने C/A करके लिख दिया। ठीक है, अब इसमें बोला कि उसकी जो लेंथ है उसको n टाइम्स तक, उसकी ओरिजिनल लेंथ के n टाइम्स बढ़ा दिया जाता है। यानी कि अगर फाइनल जो लेंथ है LF जो है उसको मैं LF बोल दूं तो LF जो है वो कितना हो गया, NL1 हो गया या NL हो गया। ठीक है अच्छा जी, अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में हमें रिलेशन पता है कि R जो है वो किसके बराबर होता है, रो L अपॉन A के बराबर होता है। ठीक है, R यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है रो L बाई A के। और वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, एरिया इनटू कोई डायमेंशन। लेट सपोज वो डायमेंशन क्या है, L है। तो हमने क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पर इसको हमने ऐसे लिख दिया, कुछ ऊपर भी L से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया L से। तो ये नीचे वाली जो क्वांटिटी है ये क्या बन गई, वॉल्यूम बन गई है ना। क्या बन गई, वॉल्यूम। तो ये पूरा क्या बन गया, रो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम है तो वो तो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि जो R है, रेजिस्टेंस है, वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो गया, यहाँ से हमें दिख रहा है। रेजिस्टिविटी तो सेम रहने वाली है क्योंकि मटेरियल तो सेम रहेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 और इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है अच्छा जी, अब R2 अपॉन R1, R2 L2 की जो वैल्यू है फाइनल जो है वो कितना हो गया, NL हो गया, NL1 हो गया। तो ये हो गया NL1 अपॉन L1 और ये हो गया स्क्वायर। तो यहाँ से L1 से L1 मर जाएगा तो ये क्या बनेगा, N स्क्वायर। और R1 जो है वो कितना था, R था। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, R2 जो हो गया वो कितना हो गया, N स्क्वायर R। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है अच्छा, यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ थी वो ये थी कि ये मैंने कैसे बनाया है, R बराबर रो L बाई A। तो इसको मैंने कैसे बनाया, वॉल्यूम इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया, एरिया इंटू लेंथ हो, कोई भी डायमेंशन हो गई, मैंने यह डायमेंशन ले ली L। तो नीचे भी L से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया L से। तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया रो L स्क्वायर अपॉन V। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2017 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2015 में आया, इसमें हमें कहा गया अक्रॉस अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ध्यान देने वाली बात है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन है मान लो कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन है ना। लेट सपोज हमने ये मान लिया, जरूरी नहीं है ऐसा होता, हो सकता है ये ऐसा भी होता, किसी भी शेप का ये हो सकता था। अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, इसके अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की जा रही है। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया, ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये पोटेंशियल डिफरेंस लग गया। द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। अब देखो हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन जब हमने पढ़ा था, डेरिवेशन हमने पढ़ा है। आई होप आप लोगों ने अपने कोचिंग नोट्स में पढ़ा होगा, कोचिंग में पढ़ा होगा या जहाँ से भी आप पढ़ते हैं आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, या रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है रो L अपॉन A, उसके डेरिवेशन में हम चीज़ सीखते हैं। तो जब नॉन यूनिफॉर्म कोई शेप होती है तो उसके लिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें एक एलिमेंट मानते हैं। और एलिमेंट जो है, ऐसे एलिमेंट मान लिया हमने, कोई एलिमेंट मान लेते हैं और वो एलिमेंट मान लेते हैं हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का। और फिर हम ये लिखते हैं कि ये जो पूरा
पूरा का पूरा जो शेप है या पूरा का पूरा जो कंडक्टर है ये ऐसे छोटे छोटे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले यूनिफॉर्म कंडक्टर से मिलकर बनाए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर से मिलकर बनाए। तो वैसा ही हम यहाँ पर कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि हम ये जो नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है इसको छोटे छोटे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर से मिलकर बना हुआ मान लेंगे, और ये मान लेंगे कि ये सारे किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो जब कंडक्टर सीरीज में लगे हुए हों तो सीरीज में हम जानते हैं कि जो करंट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से जो सही ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, ए होने वाला है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन भी लिख लेते हैं कि कंसीडर स्मॉल यूनिफॉर्म कंडक्टर and let assume the whole conductor is made of these small uniform conductors which are arranged in series, किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। और सीरीज में लगे हुए हैं तो हमें पता है कि करंट जो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एंड फॉर सीरीज अरेंजमेंट we know that current remain constant। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ से, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो करंट है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक मिनट रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। रेजिस्टेंस दिया हुआ है वायर का, कितना है, 4 ओम है। ठीक है, इज स्ट्रेच टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसकी इनिशियल लेंथ L1 है, उसको मैंने लिख लिया L, और हमें बोला है कि जो फाइनल लेंथ है यानी कि सेकंड जो लेंथ है वो 2L1 है, यानी कि कितनी है, 2L है। तो रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर वुड बी, अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया है इससे पहले कि वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर खींचने के पहले उसका वॉल्यूम था V1 और खींचने के बाद उसका वॉल्यूम है V2, तो वॉल्यूम मिलकर बना है एरिया और कोई डायमेंशन से, तो यानी कि A1 L1 और इक्वल्स टू A2 L2। अब इनिशियली अगर एरिया A1 है और लेंथ है L1 यानी कि L, और A2 और L2 कितना हो गया, 2L1 हो गया है ना। तो L1 से L1 मर गया, तो A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा A1/2। तो यहाँ से मेरे को एक कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया कि यदि मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है ना, यहाँ पर मैंने लिखा कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया कि लेंथ को 2 टाइम कर दिया, तो 2 टाइम कर दिया तो हमने देखा कि एरिया में जो डिक्रीज आया, एरिया कितना डिक्रीज हुआ, 1/2 से, उतने ही फैक्टर से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मान लो यहाँ पर 3 टाइम्स उसको इंक्रीज करते तो एरिया भी 3 टाइम्स क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। अगर यहाँ पे परसेंटेज में मान लो मैं लिखता कि 10% इंक्रीज कर दिया तो एरिया भी कितना डिक्रीज हो जाता, 10% से डिक्रीज हो जाता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर आप नोट लगा लेना, रिमेंबर मी कि ये बहुत काम की बात है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। आया कैसे है, ये ऐसा है। ठीक है, अब हमारे पास रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन है R इक्वल्स टू रो L/A, ये रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर R1/R2, तो सबसे पहले ये तो हो गया R1 मेरा, तो R डैश लिख लेता हूँ। तो R डैश कितना हो जाएगा, रो तो सेम रहने वाला है, ये हो जाएगा L डैश और ये हो जाएगा A डैश। तो L डैश यानी कि L2 वो कितना हो गया, वो हो गया 2L, और A डैश यानी कि A2 वो कितना हो जाएगा, इनिशियल एरिया का हाफ, तो ये हो जाएगा कितना, इसको लिख देता हूँ मैं A/2। तो यहाँ से मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बना, यहाँ से एक्सप्रेशन बन गया रो L/A, और ये 2/2, 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और रो L/A ये किसके बराबर है, R के बराबर। तो R डैश की वैल्यू कितनी हो गई, ये 4R हो गई। भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर है, R के बराबर है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 4R। और इनिशियली जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम का है,
तो 4 × 4 ये कितना आंसर आ जाएगा, 16 ओम आंसर आ जाएगा। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि SI एंड CU आर कूल्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन देन रेजिस्टिविटी। देखो भाई, जो SI है सबसे पहली चीज़ तो वो है सेमीकंडक्टर है, क्या है, सेमीकंडक्टर। और CU जो है वो क्या है, मेटल है। अब मेटल जो सेमीकंडक्टर, उनकी जो कंडक्टिविटी और टेम्परेचर है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? फॉर सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर। तो फॉर सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान रखना मैंने यहाँ पर लिखा है कंडक्टिविटी, है ना, ये वर्ड का ध्यान रखना, मैंने रेजिस्टिविटी नहीं लिखा है, कंडक्टिविटी लिखा है। एंड फॉर मेटल्स कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यार देखो, ये है जो एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया, आपको याद रखने वाली चीज़ें, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया एक आपके लिए, ये दोनों आपके लिए क्या बन गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर के साथ, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है और मेटल की कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है। अब हम ये जानते हैं, हमने पूछा है रेजिस्टिविटी का, तो हम ये जानते हैं कि जो कंडक्टिविटी है और जो रेजिस्टिविटी है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कंडक्टिविटी जो है बढ़ रही है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो हमें यहाँ पूछा है रेजिस्टिविटी के बारे में, तो हमने पढ़ा कि अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, सेमीकंडक्टर की, है ना। और हमने पढ़ा कि मेटल की कंडक्टिविटी घटेगी, डिक्रीज होगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमें पूछा है किसके लिए, रेजिस्टिविटी के लिए। तो CU क्या हो गया, मेटल हो गया, तो मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। और SI क्या हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ने पर डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में मैं बोला है दो रोड्स हैं और उनको एंड टू एंड यानी कि सीरीज कनेक्शन उनका बना दिया गया। कौन सा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन बन गया, सीरीज कनेक्शन बन गया, है ना। उनका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, कितना है, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ दोनों की सेम है, कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, रेजिस्टिविटी दोनों की अलग अलग है, एक को फेरस है और एक है कौन सा, CU। तो CU की रेजिस्टिविटी हमें दी हुई है 1.7 × 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर है। और फेरस की जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर ये दी हुई है। तो हमें बताना है हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज के लिए ओम्स लॉ लगेगा, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = क्या होगा, IR होगा। और I हमें दिया हुआ है 1 एम्पियर। तो हमें जो कॉम्बिनेशन है उसका क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, दोनों सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में लगे हैं तो R1 + R2, R1 + R2 यानी कि RCU + RFE। अब R जो होता है वो किसके बराबर होता है, ρL/A। तो ρCU LCU/A, और L और C दोनों के सेम है तो L ही लिख दूंगा मैं इसको, ρFE L/A, ये आ गया, है ना। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो L/A कॉमन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ρCU और ρFE, ये हो जाएगा भाई। अब इनकी वैल्यू रख दो, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 1 मीटर, A की वैल्यू है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, है ना। और LCU की वैल्यू है ये 1.7 × 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर है यानी कि मीटर में कन्वर्ट करा तो 10⁻2 हो गया। अब उसके बाद प्लस ये कितना है, 10⁻⁻5 है, 10⁻⁻5 है और इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻2 से ये भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये पूरी किसकी वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है,
इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसमें 10 पावर -8, यहाँ से भी 10 पावर -8 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, और नीचे से 0.1 था ना, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.1 था ना, 0.01 है, सॉरी ये 0.01 है, ये 0.01 है, ये गलत लिखते हैं, 0.01 है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 10 पावर -1 कॉमन ले लिया, और ये आ गया आपका 10 पावर -+2 फ्लोर हो जाएगा, ऊपर जाएगा 6, और यहाँ से आएगा 10 पावर -8 कॉमन ले लोगे, और ये आएगा आपका 1.7 प्लस यहाँ माइनस, तो ये 10 आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस, ये +6 है ना, तो ये बचेगा, कितना बचेगा, 11.7 इंटू 10 पावर -2 ये बचेगा। और जो करंट है वो कितनी है, 1 एम्पियर की है। तो V बराबर क्या लगाना है आपने, IR लगाना है। तो V बराबर IR लगा दोगे, ये R की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा 0.117 वोल्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा इसका वो कितना आएगा, 0.117 वोल्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल, ये जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव पार्ट था, कैलकुलेशन करनी थी। तो ऐसी कोई घबराने वाली, मतलब ऐसी खतरनाक वाली कैलकुलेशन नहीं है जो आप ना कर पाओ। सिंपल 8, 9, 10th वाला मैथ्स है, सिंपल एडिशन है, और जो पावर वाला जो होता है वो आपको लगाना है, और ये क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है कॉपर और वो वाला जो हमने पढ़ा था अभी, कॉपर वाला और जो सेमीकंडक्टर वाला था। तो उसमें भी वही पूछा है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर वायर। तो रेजिस्टिविटी जो मैंने कहा कि कंडक्टिविटी की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो रेसिप्रोकल होती है, यानी कि कॉपर जो है वो क्या है, मेटल है। तो मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर पर। सिंस कॉपर इज मेटल एंड for metal its conductivity decrease with increase in temperature, ठीक है। अब हमें पता है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मेटल रेजिस्टिविटी इंक्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि अ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रेजिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 100 ओम का दिया है। वायर की जो लेंथ है वो है कितनी है, 3 मीटर है, और बैटरी जो लगी है वो कितने की लगी है, 6 वोल्ट की लगी है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट्स ये है और इनके बीच का सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर है। इस डिफरेंस में हमें क्या बताना है, वोल्टेज बताना है। तो कैसे करोगे इसको, देखो ये क्वेश्चन बहुत हद तक किससे रिलेटेड है, जो आपकी मैथ्स होती है 8th 9th क्लास की, उससे रिलेटेड है। कैसे मतलब इसका, इससे क्या मतलब है भाई, 3 मीटर की जो लेंथ है, फॉर 3 मीटर लेंथ रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 100 ओम है। ठीक है, 3 मीटर की लेंथ के लिए। तो 1 मीटर की लेंथ के लिए रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 100/3 होगा, ये होगा। ऐसा ही करते हैं ना मैथ्स के क्वेश्चन भी हम। तो 50 सेंटीमीटर यानी कि 50/100 हो गया, ये मीटर हो गया, कि लेंथ के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 100/3 इंटू 50/100। तो यहाँ से कितना आएगा, 50/3 ओम। ये किसकी वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें इनिशियली क्या दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है। तो वोल्टेज दे रखी है तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, V बराबर IR, मतलब ओम्स लो। तो V कितना दे रखा है, 6 वोल्ट, और I यहाँ से निकाल लेंगे। R इनिशियली कितना था, R पूरे वायर के लिए 100 है, R पूरे वायर के लिए कितना है, 100 है। तो I यहाँ से कितना आ गया, I आ गया 6/100। तो हमें बताना है इतने से हिस्से के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो
तो वी डैश लिख लो इसको, तो करंट तो सेम रहने वाला है, तो आई और इसका आर डैश आ गया, आर डैश आ गया। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई थी 6/100, 6/100 इंटू आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 50/3। तो यहाँ से कैंसिल हो गया कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 1 वोल्ट आंसर आ गया। तो हमें जो ऑप्शन दिए उनमें से ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इसको जब भी देखो आप इसको, अभी मेरे साथ देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बाद में भी देखोगे तो इस क्वेश्चन को वापस से ज़रूर करना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला अ वायर ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच स्लोली बाय 10%। देखो ये वही क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है, तो यदि आप लेंथ में जितना चेंज करोगे उतना ही उतना ही डिक्रीमेंट आ जाएगा किसमें, एरिया में, या ऐसा कह लो एरिया में जितना चेंज होगा उतना ही % डिक्रीमेंट आ जाएगा या इंक्रीमेंट आ जाएगा किसमें, लेंथ में आ जाएगा। तो लेंथ इसकी इंक्रीज हो रही है 10% है, तो जो एरिया है वो कितने % से डिक्रीज हो जाएगा, 10% से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है कैसे हो रहा है ये हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। तो हमें बोला इनिशियली हमने मान लिया कि जो आर है वो है ρl/a। तो इनिशियली लेंथ जो है, तो फाइनल लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो उसमें 10% का इंक्रीमेंट आ गया, यानी कि फाइनल लेंथ जो हो गई वो हो गई l + 10% का मतलब कितना हो गया 10l/100 परसेंटेज में है ना, तो ये कितना हो गया 110l/100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, ये फाइनल लेंथ हो गई। और फिर मैंने कहा जितना % एरिया लेंथ में चेंज आया, इंक्रीमेंट आया, उतना ही % डिक्रीमेंट आ जाएगा किसमें, एरिया में। तो एरिया में डिक्रीमेंट आने का मतलब क्या है, फाइनल जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा a - 10a/100, यानी कि ये बन जाएगा 90a/100, जिसको आप क्या लिख दोगे 9/10a। ठीक है, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा आर डैश मैंने इसको लिख लिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा रो, ये तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहने वाली है क्योंकि ये डिपेंड करेगी किस पर, मटेरियल पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है, तो इससे आप ऑप्शन पता कर सकते हो वैसे ही कि पहला और जो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो होने वाला है नहीं, तो ऑप्शन हमारे पास या तो बी होगा या सी होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है। तो ρl फाइनल अपॉन a फाइनल, तो ρl फाइनल की वैल्यू कितनी हो गई 11/10l और a फाइनल की वैल्यू कितनी हो गई 9/10a। तो यहाँ से ये कैंसिल, और 11/9 का मतलब क्या हो गया, 11/9 का मतलब हो गया 1.21, और ये बन गया ρl/a, और ये ρl/a किसके बराबर था, r के बराबर। तो r डैश कितना हो गया 1.21 r, यानी कि रेजिस्टेंस कितने टाइम्स चेंज हो जाएगा 1.21 टाइम्स चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। आई होप आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अब क्वेश्चंस करने में मज़ा आ रहा होगा, धीरे धीरे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे होंगे, तो आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा भी आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है द मास ऑफ 3 वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशो, मास का रेशो दिया है m1 m2 और m3, ये दिया है कितना 1:3:5, और लेंथ का रेशो है उनका L1:L2:L3, ये रेशो दिया है हमें 5:3:1। द रेशो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ρl/a होता है। अब जो मास है, मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर होता है ना, मास हमें दिया हुआ है यहाँ पर। और वॉल्यूम को मैंने शुरू में भी बताया क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ, और डेंसिटी को आप चाहो तो लिख लो, डेंसिटी को डी से लिख दो, डी, तो डेंसिटी को लिख दिया आपने डी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एरिया है, एरिया, इस एरिया को क्या लिख सकते हो आप, इस एरिया को लिख सकते हो m/LD, एरिया को क्या लिख सकते हो m/LD लिख सकते हो। तो ये एरिया को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा ρl, और ये हो जाएगा m/LD, LD ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, तो ये क्या बन गया ρl²D/m, r की वैल्यू। अब ये देखो रो जो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी, वो कांस्टेंट रहेगी, डी क्या है, डेंसिटी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यानी कि जो r है वो प्रोपोर्शनल हो गया L² m पे, इसके प्रोपोर्शनल हो गया L² m के। तो R1:R2:R3 किसके बराबर होगा, L1² m1, L2² m2 और L3²
m3 इसके बराबर होगा। अब हमें इनकी वैल्यू दे रखी है, L1 की, L3 की, L2 की, L3 की और M1 की, M2 की, M3 की। ये वैल्यू यहाँ पर हम डाल देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 125:1। अब ये वैल्यू आपको डालनी है, कैसे डालनी है, आप L1 की वैल्यू निकाल लो एक बार, तो L1 की निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 5/5 + 3 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। सिमिलरली L2 की निकाल लोगे, L2 की कितनी हो जाएगी, 3/9, L3 की कितनी हो जाएगी, 1/9। ऐसे ही निकाल लोगे M1, M2, M3 की। ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखनी है आपको, आंसर आ जाएगा आपके पास 125, 25 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात ये थी, ये मास वाला जो कॉन्सेप्ट लगा था जिससे हमने इस रेजिस्टेंस के फार्मूला को चेंज करके ये बनाया था। ठीक है, नए क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। रेजिस्टेंस जो डिस्चार्ज ट्यूब का होता है वो 0 होता है, ओमिक होता है, नॉन ओमिक होता है। देखो रेजिस्टेंस जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो करंट का फ्लो है, द फ्लो ऑफ करंट in discharge tube is due to flow of electrons and protons and second emission of electrons is also possible. Second emission of electrons इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पर सेकेंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या होता है, पॉसिबल होता है। इसलिए इसका जो नेचर होता है वो कौन सा होता है, नॉन ओमिक। देयरफॉर इट इज़ नॉन ओमिक, यानी कि ये ओम्स का जो लॉ है, नॉन ओमिक। ओमिक वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ये नॉन ओमिक हो जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब है ये क्या होता है, नॉन ओमिक होता है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है और इसका रीज़न क्या है, ये है। ठीक है, तो ये जो है अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, जिसमें हमने ज़्यादातर यूज़ किया ओम्स लॉ का, हमने यूज़ किया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन है या रेजिस्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ किया है ना, और उसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने किए नहीं है, उनके कंसेप्ट के बारे में हमने बात की। तो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, जो वो देखेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के। रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 3.1 ओम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 30 डिग्री है ना, और यहाँ पर भी 100 डिग्री है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस जो उसका दिया हुआ है वायर का वो कितना है, 3.1 ओम है। एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो उसका रेजिस्टेंस है आर वो कितना है, 4.5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर कॉफिशेंट निकालना है। तो देखो यार, जो टेम्परेचर कॉफिशेंट है और जो रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है, R = R0 1 + अल्फा T, जहाँ अल्फ़ा क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशेंट, और R0 जो है वो क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम इसको लिख लेते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, R = में R की वैल्यू ये जो दी हुई है वो कितनी है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है 3.4 ओम है ना, तो वो 3.1 ओम, तो 3.1 ओम = R0 और 1 + अल्फ़ा × 30, ये हो गई इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, 4.5 = R0 और 1 + अल्फ़ा × 100, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। तो सेकंड को डिवाइड से फर्स्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 4.5 / 3.1 = R0 1 + अल्फ़ा × 100 और अपॉन R0 1 + अल्फ़ा × 30। R0 से R0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बनेगा, देखो 4.5, ये 4.5 + 4.5 × अल्फ़ा × 30 = 3.1 + 3.1 × अल्फ़ा × 100। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फ़ा वाले एक साइड और बाकी सारे एक साइड। तो अल्फ़ा वाले एक साइड यानी कि
ये 4.1 माइनस 3.1 कर दो, 4.1 माइनस 3.1 और इधर ले जाओ अल्फ़ा को, तो 3.1 अल्फ़ा इंटू 100 है जो, तो ये कितना हो जाएगा 3.1 का मतलब हो जाएगा 310 अल्फ़ा, 3010 अल्फ़ा और माइनस, और ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 0 ख़त्म हो गया, 45 इंटू 3, 45 3 135 ही हो जाएगा और इंटू अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 और 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा 1 और इधर से आ जाएगा अल्फ़ा और 10 5 और ये कितना आएगा 0 बच जाएगा, 0 10 10 3 7 और ये आ जाएगा कितना 2 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 0.0064 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सीधा सीधा फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट है, पर कैलकुलेटिव है तो आपको कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन इतना टिपिकल नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो है टाइम टेकन है, तो आपका टाइम इसमें लग सकता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फॉर्मूला ही पूछ लिया हमसे। तो एक द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑफ करंट अबाउट 1 एम्पियर इन अ मेटल अंडर नॉर्मल कंडीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ mm पर सेकंड में होती है। किस में होती है, फ्रैक्शन ऑफ mm पर सेकंड। कब, जब वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर 1 एम्पियर करंट के आसपास जो नॉर्मल कंडीशन पर जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर होती है वो फ्रैक्शन mm पर सेकंड में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन में बोला है 2 मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस, और आइडेंटिकल डायमेंशंस का मतलब उनकी लेंथ और एरिया उनके क्या है, सिमिलर हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। तो एक वायर ये मान लो कोई, और एक वायर को मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, एक वायर ये हो गया। ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2। ये फॉर अ टाइम बीइंग मान लिया हमने, एक बार के लिए मान लिया। और गिवन है, गिवन क्या है, गिवन क्या है कि L1 बराबर L2, इसको मैंने लिख दिया L, और क्या है A1 इक्वल्स टू A2, इसको मैंने क्या लिख दिया, A लिख दिया। ठीक है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर इनकी कंडक्टिविटीज है। तो इसकी कंडक्टिविटी है सिग्मा 1 और इसकी कंडक्टिविटी है सिग्मा 2। अच्छा, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, रो इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा, है ना। तो जो रो L अपॉन A होता है उसको हम क्या लिखेंगे, अब रो की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, सिग्मा कर देंगे। फिर बोला है मेटल वायर्स रिस्पेक्ट इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन हमें बताना है, इफेक्टिव कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले तो ये सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2। ठीक है, अब R1 जो है वो कैसे लिखा जाता है, रो 1 L अपॉन A, L दोनों का सेम है, और ये क्या लिखा जाएगा, रो 2 L अपॉन A। अब हमने यहाँ कहा कि रो और जो सिग्मा है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, तो इसको मैंने लिख दिया L अपॉन सिग्मा 1A प्लस L अपॉन सिग्मा 2A, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। तो R इक्विवेलेंट जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, L अपॉन A कॉमन आ गया, ये बच गया 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2। ठीक है, अब LCM ले लिया हमने, LCM क्या ले लिया, LCM ले लिया सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, क्या ले लिया, सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये बन गया यहाँ पर। अब ये R इक्विवेलेंट किसका होगा, ये पूरा अगर वायर है इसको इक्विवेलेंट वायर के कंसीडर किया जाए तो इक्विवेलेंट वायर का मतलब क्या हो गया, ये टोटल लेंथ। तो इक्विवेलेंट वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ से और यहाँ तक जो पूरा वायर है वो कंसीडर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा वायर है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 12। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ये 2L अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू A। मैंने 2L क्यों लिखा, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक जो टोटल वायर होगा वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वायर के बराबर होगा, और उसकी लेंथ कितनी हो गई है, L प्लस L 2L हो गई। तो ये और ये बराबर हो गए, तो इसको अब मैं बराबर कर देता हूँ इसके। तो ये कितना हो गया, 2L अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू A। तो देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, जो मर रहा है उसको मार दो, L से L मर गया, A से A मर गया, है ना। तो यहाँ से मेरे पास सिग्मा इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2
2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो मेरे कराने के बाद भी या मुझे जब भी देखो और उस देखने के बाद भी इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करना। बट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है ए 12 सेंटीमीटर वायर इज गिवन ए शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हैविंग साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ए बी बी सी एंड सी ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स, रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है एक मल्टीमीटर से, रेजिस्टेंस विल बी इन द रेशो ऑफ। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है हर साइड का। तो सबसे पहले अगर मैं ए बी साइड के लिए कंसीडर करूँ तो मैं इस डायग्राम को ऐसे बना लेता हूँ, वापस बना लेता हूँ ए बी। तो ए बी ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये सी और ये 3 सेंटीमीटर। तो ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो जो आर है, आर होता है कितना, रो एल अपॉन ए। तो ए सबका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, रो कांस्टेंट हो गया। तो एल यानी कि रो जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया एल के हो गया। तो हर एक साइड के लिए जो उसका लेंथ होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हो गया आर ए सी, ये हो गया कितना 4 हो गया बी सी के लिए और इसके लिए हो गया 3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच में। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब ये आर इस एल के प्रोपोर्शनल हो गया तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाना चाहिए, कितना आ जाना चाहिए, 3:4:5 ये आ जाना चाहिए। कई बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, है ना, और ये टिक भी लग गया होगा। पर ये हो गया गलत। गलत क्यों हो गया कि हमें पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द रेशो ऑफ। तो सबसे इसका पूरा इक्विवेलेंट निकालोगे, इसके बीच इक्विवेलेंट निकालोगे, भाई इससे ये भी तो कनेक्टेड है ना, ये वायर भी कनेक्टेड है इससे। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? जब मैं ए बी का निकालने जाऊंगा तो ए बी का निकालने जाऊंगा तो इस सर्किट को अगर मैं वापस से बनाऊं तो ए बी, इसको ऐसे करके बना लेता हूं मैं, और ये मैं दिखा देता हूं ऐसे सी। तो ये हो गया मेरे पास, ये कितने का हो गया, बी सी 4 ओम का हो गया। ये कितने ओम का हो गया, ये 5 का हो गया। और ये जो है ये कितने का हो गया, 3 ओम का हो गया। लेंथ के प्रोपोर्शनल है ना। तो अब देखो ये जो ए सी और बी सी है, ए बी के बीच निकालना है। तो ए सी और बी सी ये किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो ए सी एंड बी सी आर इन सीरीज। तो ए सी और बी सी हो गए सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 5 × 4, 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, ये 3 ओम, ये बी, ये ए, और ये कितना हो गया, ये हो गया भाई 9 ओम का। ये हो गया 9 ओम और ये हो गया 3 ओम। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो आर ए बी जो आ जाएगा रिजल्टेंट वो कितना आ जाएगा, 9 × 3 अपॉन 9 + 3। तो 9 × 3 कितना हो गया, 27, और 9 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये तो किसके बीच में हो गया, ये हो गया ए बी के बीच में। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे किसके लिए, बी सी के लिए। तो आर बी सी जब हम निकालने जाएंगे तो आर बी सी निकालोगे, देखो क्या होगा, जो ए और बी है ये किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो ए बी सीरीज में आ गए। तो ए बी सीरीज में आ गए तो ये कितना हो गया, 5 + 3 8, और 4 इनके पैरेलल में हो गया। तो 8 × 4 अपॉन 8 + 4, तो ये कितना बनेगा, 32 अपॉन 12। फिर आप निकालोगे किसके बीच में, सी ए के बीच में। तो आर सी ए, तो सी ए के बीच में जब आप निकालने जाओगे तो सी ए के बीच में देखो क्या होगा, ये सी ए हो गया। तो बी सी और ए बी किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया, इनटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 5 से, अपॉन 7 + 5। तो ये कितना आ जाएगा, 35 अपॉन 12। अब हमें इन तीनों का रेशो निकालना है। तो रेशो आ गया, आर ए बी रेशो आर बी सी रेशो आर सी ए। तो क्या क्या आया है देखो, 27 अपॉन 12 रेशो, 32 अपॉन 12 रेशो, 35 अपॉन 12। तो 12 12 12 मर गया। तो रेशो क्या रह गया, 27 32 35, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि कई बच्चे इसको देखते ही गलती करेंगे, इसमें ऑप्शन मारेंगे 3:4:5, पर वो गलत है। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच का। तो ए बी यानी कि एक इंडिविजुअल पूरे इसके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसको इंडिविजुअली कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इस क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी वोल्ट मीटर है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ वापस से। ये वाई हो गया, ये कहानी है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है साहब, और ये पॉइंट हो गया एक्स। अच्छा, ए का जो रेजिस्टेंस है वो है आर, बी का जो रेजिस्टेंस है वो है 1.5 आर और सी का जो रेजिस्टेंस है वो है कितना 3 आर है। ये कहानी है। फिर हमें बोला सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ठीक है, ये मैं लगा देता हूँ वी लगा दिया मैंने, मान लो कितना लगा दिया, वी लगा दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद हमें पूछा है कि ए वी वोल्टेज ए, वोल्टेज बी और वोल्टेज सी पर क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि ये जो बी और सी वाले हैं ये दोनों तो किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो ये पैरेलल में है तो यहाँ पर तो दोनों साइड वोल्टेज वो है क्या रहेगी, सेम रहेगी। और ए वाला इनके सीरीज़ में है तो यहाँ पर वोल्टेज डिफर कर सकती है, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ V1 ये साइड पे, और इसको नाम दे देता हूँ मैं V2। अब ये V1 V2 हम देख लेंगे क्या होगा। मैंने कहा बी और सी पैरेलल में है तो यहाँ पर वोल्टेज सेम होगी, तो बी और सी की वोल्टेज सेम होनी चाहिए। अब ऑप्शन देख लो, जहाँ पर बी और सी की वोल्टेज है वो सही है, उसके अलावा गलत बैठेगा, यानी कि सी ऑप्शन गलत रहेगा, बी और सी की बराबर होनी है, और बी ऑप्शन भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो ए और डी में से कोई एक आंसर है, तो ए और डी में से आंसर है। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है ना भाई, किस में है, ये पैरेलल में है। अच्छा, तो अब हम कैसे निकालें इसको, हमें पता है इन दोनों की वोल्टेज क्या है, सेम है, और इनका हमें क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। तो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, 1.5 इंटू 3 अपॉन 1.5 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 4.5, और ये भी कितना आ गया 4.5, तो ये कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा, ठीक है, 1 ओम या आर आ जाएगा, आर कह लो। तो ये जो अब इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये ए और मान लो इनका कॉम्बिनेशन आ गया डी आ गया, ठीक है। अब ये ए और डी दोनों सीरीज में है, पर दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, इस पर भी आर है और इस पर भी आर है, तो दोनों पर जब रेजिस्टेंस सेम है और करंट इनमें सेम फ्लो करनी है, तो इसका मतलब जितनी वोल्टेज V1 होगी उतनी ही वोल्टेज क्या होगी, V2 होगी, यानी कि V1 और V2 क्या होगा, सेम होगा। अब V2 किस किस के बीच का वोल्टेज था, B और C, मतलब B और C पैरेलल में, तो यानी कि V2 जो है, यानी कि VB बराबर क्या हो गया, VC, और V1 किसके लिए लिखा हुआ है मैंने, VA के लिए, तो VA, तो यानी कि वोल्टेज जो है तीनों के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है रेजिस्टेंस N ईच ऑफ R ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिवन एंड, R ओम के N रेजिस्टेंस है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R अपॉन N, इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोला है कि यदि इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, N इंटू R, ये होगा इक्वेशन सेकेंड। द कॉम्बिनेशन वुड हैव रेजिस्टेंस इन ओम, तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ओम में बताना है। मान लो इसको 2 लिख दिया, तो इस R इक्विवेलेंट, इसको ऐसा नहीं लिखते, इसको मैं R डैश लिख देता हूँ, चलो, तो R डैश लिख देता हूँ, R डैश, तो इस R डैश की वैल्यू हमें बतानी है। तो इक्वेशन फर्स्ट से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R जो है R वो किसके बराबर होगा, N इंटू R इक्विवेलेंट, ये वाला R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है हमें, R के बराबर दी हुई है। यहाँ पे बोला है ना इक्विवेलेंट किसके बराबर है, R के बराबर, तो ये हो गया N इंटू R। ये R की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो R डैश इक्वल्स टू N, और ये N इंटू R, तो क्या बन गया N स्क्वायर R। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन में बोला है 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल हैव सेम लेंथ, 2 वायर हैं सेम मेटल के यानी कि रो 1 रेजिस्टिविटी दोनों की सेम हो गई, लेंथ दोनों की सेम है, यानी कि L1 इक्वल्स टू क्या हो गया, L2 हो गया। बट देयर क्रॉस सेक्शन रेशो है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उनके जो रेशो है A1 रेशो A2 वो दे रखा है 3 रेशो 1 दे रखा है। दे आर ज्वाइंड इन सीरीज, उनको किस में ज्वाइन किया है, सीरीज में ज्वाइन किया है। तो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ओम, थिकर वायर का रेजिस्टेंस यानी कि R1 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 30 ओम दे रखी है। थिकर कौन सा है, R1, जिसका एरिया ज़्यादा होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें कॉम्बिनेशन का बताना है, तो कैसे बताएंगे भाई, जो R है R वो किसके बराबर,
रो एल अपॉन ए के बराबर। यहाँ से लिख लेता हूँ, आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, रो एल अपॉन ए के। ठीक है, तो मैंने लिख लिया R1 अपॉन R2, तो इसको हम लिख सकते हैं रो एल अपॉन A1 रो एल अपॉन A2। भाई रो एल सेम है दोनों के, तो ये क्या बन जाएगा, A2 अपॉन A1 बन जाएगा। बन गया। अब हमें रेशो दे रखा है A1 रेशो A2 3:1 है, तो A2 रेशो A1 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहाँ से R2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3R1 आ जाएगी। R2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3R1, यही आएगी। दे आर जॉइंट। R2 की वैल्यू, हाँ R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3R1 आ गई। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है R1 की वैल्यू जो हमें दी है 10 ओम दी है। R1 की जो वैल्यू हमें कितनी दी है, 10 ओम, तो ये हो जाएगा 3 × 10 यानी कि कितना, 30 ओम। तो हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 ओम, प्लस R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 ओम। तो टोटल आंसर कितना आ गया, 40 ओम आंसर आ गया हमारे पास। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। फिर इस क्वेश्चन में हमें बोला है n equal resistors are first connected in series and then connected in parallel. What is the ratio of maximum to minimum resistance? ठीक है, n equal resistors are first connected in series, तो n equal resistors, तो उनको जब सीरीज में कनेक्ट किया है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, n × R, यदि उनका रेजिस्टेंस कितना है, R है तो। और उसके बाद बोला है देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल, तो जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो R इक्विवेलेंट टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R अपॉन n। ठीक है, ये 2 हो गया, इसको ऐसे, ये 2 हो गया जब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशो बताना है, तो देखो ये एक सीरीज में है तो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और जब पैरेलल में है तो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। भाई इसको ऐसे समझ लो आप कि हमें 2 ओम के 2 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और उनको आपने जब सीरीज में कनेक्ट किया तो कितना आया, 2 + 2 4, और जब आपने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो कितना आया, 2 × 2 अपॉन 2 + 2, तो 2 × 2 कितना आया, 4, और 2 + 2 कितना आया, 4, तो कितना बना, 1। तो जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या आया, मिनिमम आया, और जब सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या आया, मैक्सिमम आया। तो हमसे क्या पूछा है कि रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, तो मैक्सिमम तो कौन सा होगा, सीरीज वाला, और पैरेलल का वाला कौन सा होगा, मिनिमम होगा। तो इसको लिख दिया मैंने मैक्स, ये 1 था, और ये कौन सा हो गया, मिनिमम, ये हो गया मिनिमम। तो ये कितना हो गया, NR, और ये कितना हो गया, R/N। ठीक है, तो R से R मर गया, कितना आ गया, n²। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर इज बेंट टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्किट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें बोला है कि एक वायर जो है सर्कुलर वायर है, उसको बेंट करके 12 ओम पर मीटर का एक रेजिस्टेंस बना दिया। तो देखो, जब एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस r है, तो उसकी जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस यानी कि पेरीफेरी, वो कितनी होती है, 2πr होती है, और वो ही किसके बराबर होती है, इसकी लेंथ के बराबर होती है। तो यानी कि 2πr लेंथ को जब बेंड किया तो वो कितने ओम का जो रेजिस्टेंस बन गया, 12 ओम का। ठीक है, तो 2πr के लिए जो रेजिस्टेंस है, 2πr के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 12 ओम है। ठीक, फिर हमें पूछा कि द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए बी, इन ए और बी के बीच का हमें रेजिस्टेंस बताना है, यानी कि आधा हिस्सा ये हो जाए और आधा हिस्सा हाफ सर्किल ये हो जाए, तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस। तो देखो भाई, ये पूरा वायर 2πr दे रहा है 12 ओम का, तो ये सेमी सर्किल हो गया आधा, और ये भी सेमी सर्किल हो गया। तो πr के लिए कितना हो जाएगा, 12 ओम बाई 2, यानी कि कितना, 6 ओम। तो πr के लिए जब इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करोगे तो ये भी 6 ओम का बनेगा और ये भी 6 ओम का। कहने का मतलब जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, 6 ओम ऊपर और 6 ओम नीचे, ये 6 ओम और ये भी 6 ओम। और ये तुम्हारे कौन से हैं, ये है ए पॉइंट और ये है कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट। अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। अब दोनों पैरेलल में आ गए तो इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना हो जाएगा, 6 × 6
अपॉन 6 प्लस 6, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, तो ये कितना आ गया 3 ओम। तो आंसर इसका कितना आ गया 3 ओम। अच्छा, ये लेक्चर्स मेरे हिसाब से ये जो लेक्चर चल रहा है इसको आप एंजॉय कर रहे होंगे और क्वेश्चन सब आपसे बन रहे होंगे। डेफिनेटली जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में आपको मज़ा आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन भी अब ऑटोमेटिकली, अगर पहले नहीं होते थे, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं और कैसे इनको सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको पसंद कर रहे हो लेक्चर को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। इतना सा आप मेरे लिए कर सकते हैं, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला, इन द सर्किट शोन इन फिगर द करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस इन 1.2 एम्पियर। ठीक है, 4 ओम का जो रजिस्टर है, 4 ओम का जो रजिस्टर है उसमें जो करंट है 1.2 एम्पियर है। ये 4 ओम का रजिस्टर है और इसके पैरेलल में कनेक्टेड है 8 ओम का रजिस्टर है। ये 8 ओम का रजिस्टर है और ये पॉइंट है बी, ठीक है, और एक पॉइंट है ये, ठीक है साहब, और एक पॉइंट है ये 2 ओम का, और ये है सी पॉइंट। तो हमें पूछा पोटेंशियल बतानी है डिफरेंस बी सी के बीच की। तो देखो भाई, 1.2 ओम का जो रजिस्टर है और उसमें जो करंट दिए उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उससे हम वोल्टेज निकाल लेंगे 4 ओम के लिए। तो वोल्टेज V इक्वल्स टू आई आर, तो I कितना है 1.2 और R जो है कितना है 4 है, तो ये कितना आ गया 4.8 वोल्ट आ गई। तो जो वोल्टेज 4 ओम के रजिस्टर में है वही वोल्टेज 8 ओम के रजिस्टर में भी होगी, क्योंकि दोनों किस में है पैरेलल में, दोनों किस में है पैरेलल में। तो करंट I1 हमें पता लग गया, ये I1 लिख देता हूँ। तो I2 भी मैं निकाल सकता हूँ, यानी कि 8 ओम का जो रजिस्टर होगा उसमें जो करंट है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो I2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 4.8 डिवाइड बाई 8, तो ये कितना आ गया 0.6 आ गया, 0.6 एम्पियर। अब ये दोनों पैरेलल में थे, तो B पॉइंट पर जो करंट आएगी, B पॉइंट पर करंट एट B, तो B पर जो करंट आएगी IB, वो किस किस का समेशन होगी I1 प्लस I2 का। तो I1 जो है वो कितना था 1.2 था और I2 जो है वो कितना था 0.6, तो ये कितना हो गया 1.8। तो 1.8 की नेट करंट आ गई। अब BC के बीच का पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा IBC, यानी कि IB इंटू R। तो IBC कितना है, ये 1.8 है और R जो है वो कितना है 2 ओम है, तो ये आ गया कितना 3.6 वोल्ट। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट बना के दिया हुआ है, हमें पूछा है ए और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और थोड़ा कंसेप्चुअल है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो देखो, ए पॉइंट से कनेक्टेड है, तो मैं इसको सर्किट को एक बार वापस से बना लेता हूँ। भाई ये लेक्चर समझ में तो आ रहे हैं ना ये, और आ रहे हैं तो कमेंट करना मत भूलो, लाइक करना मत भूलो, शेयर करना मत भूलो। इतना सा तो कर दिया करो यार, सिर्फ देख के चले जाना है, सब्सक्राइब नहीं करना है, शेयर नहीं करना है, तो इतना तो एक्सपेक्टेशंस रहती है, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं यार आप लोगों से। 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, और इनके नाम दिए हुए हैं, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये डी है। ठीक है, चलो भाई वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ मैं, इसको देता हूँ जी, इसको देता हूँ ई, इसको एफ और इसको के, जी ई एफ के, ये नाम दे देता हूँ इनको मैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो इनको मैं नाम देता हूँ जी ई एफ के। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ए और डी के बीच का निकालना है। तो ये ई से बी तक जो मैश जा रहा है, ई से बी तक जो रेजिस्टेंस होगा ये कोई काम का नहीं है, इनइफेक्टिव है। और सी और के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ ये ओपन है और ये इसका सर्किट में, इस सर्किट के अंदर कोई रोल नहीं रहने वाला है। तो ए को कनेक्ट करो जी से, सर्किट को वापस से बनाओ। ए को कनेक्ट किया जी से, जी कनेक्टेड है ई से, और जी कनेक्टेड है किससे, के से, जी कनेक्टेड है किससे, के से। अब ई जो है, ई कनेक्टेड है किससे, एफ से, और के कनेक्टेड है किससे, एफ से, और एफ कनेक्टेड है किससे, डी से।
समझ में आ रहा है भाई, ये जो E और B पॉइंट था, यहाँ से E B और यहाँ से K और ये C, ये एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसका सर्किट में कोई रोल नहीं रहेगा, इसका किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर्किट के ऊपर इससे। तो ये 10 ओम का दिया हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है कितने का, 10 ओम का, यहाँ पर कितने का लगा हुआ है, 10 ओम का, यहाँ पर कितने का लगा हुआ है, 10 ओम का, यहाँ पर कितने का लगा हुआ है, 10 ओम का, और यहाँ पर कितने का लगा हुआ है, 10 ओम का लगा हुआ है। ठीक है, और ये पॉइंट है A, तो हमें A और D के बीच का निकालना था। तो ये वाले दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए, और ये वाले दोनों भी किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। तो नया सर्किट बना लो। तो नया सर्किट जो बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, वो बनेगा ऐसा, वो बनेगा ऐसा कुछ, ये 10 ओम और ये D पॉइंट, ये F था ना, और ये G, तो ये 20 और ये 20 और ये 10, तो 20 इंटू 20 ये पैरेलल में आ गया। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कैसे निकालोगे, 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, है ना, यानी कि R/2 हो जाएगा, सिंपल सा है। तो 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400, और 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये आ जाएगा 0 0 और ये 10, यानी कि R/2 कर दिया, सीधा सा याद रखना है। तो ये हो गया 10 ओम का, ये भी हो गया कितने का, 10 ओम का, और ये भी कितना का हो गया, 10 ओम का हो गया। तो 10 प्लस 10 प्लस 10, अब ये तीनों किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है D, तीनों सीरीज़ में आ गए। तो 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि आंसर कितना आ गया, 30 ओम। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ गया, 30 ओम इसका आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चंस हमने किए ये थे किसके ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के ऊपर, और कुछ एक क्वेश्चन थे जिसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन था, उससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे किरचॉफ लॉ। आई एम श्योर आप आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुए होंगे। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।